अस्सलाम वालेकुम। IFRS 15 के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज की। अकॉर्डिंग टू IFRS 15, इन केस ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जिस डेट को गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाए टू द अदर पार्टी। इसी रेवेन्यू के अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट अगर अनकंडीशनल है तो उसे रिसीवेबल का नाम दिया जाता है। एन अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन इज प्रेजेंटेड एज रिसीवेबल। पर एक एग्जांपल है, 1 जनवरी 2008 को एक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया वाई लिमिटेड के साथ कि प्रोडक्ट ए और बी ट्रांसफर की जाएगी इन एक्सचेंज फॉर 1000। प्रोडक्ट ए 28 फरवरी को डिलीवर की जाएगी, प्रोडक्ट बी 31 मार्च को। प्रॉमिस ट्रांसफर करने का प्रोडक्ट ए और बी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 400 एलोकेट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट ए को और 600 प्रोडक्ट बी को। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज कर रहा है रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज कर रहा है इट्स अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाई लिमिटेड, यानी रेवेन्यू एंड राइट टू रिसीव कंसिडरेशन जो कि अनकंडीशनल है वो आपके पास गुड्स के ट्रांसफर होने पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो जब प्रोडक्ट ए के हवाले से गुड्स ट्रांसफर की जाएंगी 28 फरवरी को तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ ही राइट टू रिसीव कंसिडरेशन अनकंडीशनल है तो वो रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री पास हो जाएगी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट रेवेन्यू ऑन 28 फरवरी फॉर प्रोडक्ट ए एंड ऑन 31 मार्च फॉर प्रोडक्ट बी। अगर कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट अनकंडीशनल नहीं है, किसी कंडीशन पे बेस करता है, तो इस राइट टू रिसीव अ कंसिडरेशन को नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट का। और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है रिसीवेबल में। So a contract asset is reclassified as a receivable when the supplier's right to consideration becomes unconditional. एग्जाम्पल हमारे पास वही है कि एक्स लिमिटेड ने प्रोडक्ट ए और बी ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया वाई लिमिटेड के साथ फॉर 1000। प्रोडक्ट ए डिलीवर की जानी है 28 फरवरी को, प्रोडक्ट बी डिलीवर की जानी है 31 मार्च को। प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए और बी जो है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। प्रोडक्ट ए की प्राइस 400 है, प्रोडक्ट बी की 600। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जब कंट्रोल जो है हर प्रोडक्ट का ट्रांसफर कर दिया जाए वाई लिमिटेड को। पेमेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी पेमेंट जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए के हवाले से की जानी है, कस्टमर ने पेमेंट करनी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सप्लायर प्रोडक्ट बी को डिलीवर कर दे। सो इट मीन्स कि पेमेंट कंडीशनल है। राइट टू रिसीव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर सप्लायर, राइट टू रिसीव कंसिडरेशन इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। सो यहाँ पे हमारे पास जिस डेट को प्रोडक्ट ए की गुड्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं, हम रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन राइट टू रिसीव कंसिडरेशन आपका चूंकि कंडीशनल है तो रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा। राइट टू रिसीव कंडीशनल है तो वो रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा, वो रिकॉर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से। और जब प्रोडक्ट बी ट्रांसफर कर दी जाएगी तो राइट टू रिसीव फॉर प्रोडक्ट ए अनकंडीशनल हो जाएगा, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऑन 28 फरवरी द राइट इज नॉट अनकंडीशनल। अभी आपका राइट अनकंडीशनल नहीं है, उसमें कंडीशन अटैच है कि प्रोडक्ट बी को डिलीवर किया जाना है। दैट इज वाई राइट टू रिसीव कंसिडरेशन कंडीशनल होने की वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम से डेबिट और रेवेन्यू के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। एंड ऑन 31 मार्च जब आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दी, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को कन्वर्ट कर देंगे रिसीवेबल में बाय डेबिटिंग द रिसीवेबल एंड क्रेडिटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और इसी डेट को प्रोडक्ट बी को डिलीवर करने के हवाले से आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि प्रोडक्ट बी को डिलीवर करने के हवाले से कोई कंडीशन नहीं है, सो राइट टू रिसीव कंसिडरेशन अनकंडीशनल है। दैट इज वाई वो इसी डेट को रिसीवेबल टू रेवेन्यू की एंट्री पास करके रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की। अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से हम एडवांस में अमाउंट रिसीव करने का राइट एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में हम उस अमाउंट को रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट चूंकि गुड्स अभी हमने ट्रांसफर नहीं की, अभी हमने सिर्फ एडवांस में पेमेंट रिसीव की है और रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जब तक कि गुड्स ट्रांसफर ना कर दी जाए, गुड्स का कंट्रोल ना ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में
द मोमेंट कि आपने एडवांस में अमाउंट रिसीव की है या रिसीव करने का राइट एस्टैब्लिश हुआ है, उस डेट को आप एंट्री जो पास करेंगे कैश या रिसीवेबल को डेबिट रिकॉर्ड करके, लेकिन क्रेडिट उस वक्त आप रेवेन्यू नहीं, इंस्टेड उसकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज गुड्स आपने अभी ट्रांसफर नहीं की, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। तो कह रहे हैं कि a contract might require payment in advance or allow a supplier a right to an amount of consideration that is unconditional before it transfer a good or service to the customer. In such cases, supplier present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due. अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने वही वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी प्रोडक्ट सेल करने का 1000 का। एक्स लिमिटेड कैन इनवॉइस दिस फुल अमाउंट ऑन 31st जनवरी, कैन इनवॉइस दे सकता है इनवॉइस, यानी उसका 31st जनवरी को पैसे रिसीव करने का राइट एस्टैब्लिश हो गया है। प्रोडक्ट ए 28 फरवरी को डिलीवर की जानी है, प्रोडक्ट बी 31 मार्च को। प्रॉमिस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 400 प्राइस है प्रोडक्ट ए की और 600 प्रोडक्ट बी की। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है जब कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाए। तो रेवेन्यू तो तभी आपका रिकॉर्ड होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, यानी प्रोडक्ट ए के हवाले से 28 फरवरी को और प्रोडक्ट बी के हवाले से 31 मार्च को। लेकिन आपका राइट टू रिकॉर्ड रिसीव कंसिडरेशन एस्टैब्लिश हो गया 31 जनवरी को। दैट इज व्हाई आप फर्स्ट एंट्री 31 जनवरी को पास करेंगे बाय डेबिटिंग रिसीवेबल। अब चूंकि रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज तब किया जाना है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए, दैट इज व्हाई एट द मोमेंट 31 जनवरी को आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। एंड ऑन 28 फरवरी ऑन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ए, आपके पास जितनी वैल्यू की गुड्स डिलीवर कर दी गई हैं उतनी वैल्यू की लायबिलिटी आपकी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड सेम एज द केस ऑन 31 मार्च के जब आपके पास बाकी गुड्स आपने सप्लाई कर दी तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात हम करते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट की। केस ए में आपके पास बात की जा रही है कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट की। 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कैंसिलेबल मींस कि कोई भी पार्टी किसी वक्त भी कैंसिल कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट है कि 31 मार्च को गुड्स डिलीवर की जाएंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कस्टमर से रिक्वायर किया जा रहा है कि वो 31 जनवरी को पेमेंट करेगा 1000 की इन एडवांस। कस्टमर पे कर रहा है कंसिडरेशन 1 मार्च को और गुड्स ट्रांसफर की जा रही है 31 मार्च को। अब हमारे पास चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, किसी वक्त कैंसिल किया जा सकता है, दैट इज व्हाई एट द मोमेंट 31 जनवरी को कि जब आपके पास राइट टू रिसीव कंसिडरेशन एस्टैब्लिश हुआ उस वक्त आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। आपकी फर्स्ट एंट्री उस वक्त पास होगी जब एक्चुअली आपने कैश रिसीव किया और उस वक्त एंट्री पास कर दी जाएगी कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। वैसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्योंकि आपके पास गुड्स डिलीवर होंगी 31 मार्च को और आप 31 मार्च को ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एडवांस में अगर आप पैसे रिसीव कर लेते हैं तो प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स आपके पास 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास बेसिक सिनेरियो यही रहे सिवाय इस बात के कि कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉन कैंसिलेबल है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी एट द डेट 31 जनवरी को पास की जाएगी जब आपका राइट टू रिसीव कंसिडरेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। तो राइट टू रिसीव आपका 31 जनवरी को एस्टैब्लिश हुआ, उस डेट को आपके पास रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। एंड ऑन 1 मार्च के जब एक्चुअली कैश रिसीव किया गया, कैश को डेबिट और रिसीवेबल के नाम से एसेट को क्रेडिट कर देंगे कि अमाउंट जो रिसीवेबल थी वो अब रिसीव हो चुकी है। एंड ऑन 31 मार्च गुड्स के डिलीवर करने पे सेम उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी।